बड़ी खबर इसी बीच आपको बताएं, जवानों की शहादत का बदला लेंगे। एलजी मनोज सिन्हा की तरफ से यह कहा गया है, आतंकवाद का खात्मा करेंगे। उन्होंने आगे कहा, जम्मू कश्मीर के लोग आतंकवाद से मुक्त होना चाहते हैं। श्रीनगर में हम सब एक हैं। जिस तरीके से जो आतंकवादी घटनाएं जम्मू कश्मीर से लगातार सामने आ रही हैं, इसके बाद उन्होंने कहा कि शहादत का बदला हम जरूर लेंगे। आप एक बार सुनिए जरा। लोगों के एक कतरे का हिसाब पूरी तरह सूद समेत लिया जाएगा। आतंकी किसी संगठन के उनके सरपरस्तों को बड़ी कीमत चुकानी है। हर एक बहादुर जवान के पीछे पूरा देश खड़ा। जम्मू के हर शहर हर गांव में एक स्वर से आवाम सूरवीरों की हौसला अफजाई के लिए आगे आ रही। इसमें कोई संदेह नहीं कि जम्मू कश्मीर पूरी तरह से आतंक से मुक्त हो, यहाँ के आवाम की इच्छा है। आज इस अवसर पर मैं ये भी कहना चाहता हूं, हमारे देश की विविधता के बीच एकता की जो ताकत है, वही हमारी सबसे बड़ी सामर्थ्य है। उसी की ऊर्जा, उसी की यथाशक्ति से भारतवर्ष अमन के दुश्मनों को हर एक अवसर पर करारा जवाब देता रहा है। आइए हम सब मिलकर के यहाँ संकल्प लें कि चुनौतियों का हम मुकाबला करेंगे। अगली खबर उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में आज गोरखपुर के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ जाने वाले हैं। सुबह जनता दरबार में सीएम योगी आदित्यनाथ जनता की फरियादें सुनते हुए नजर आएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ शिलान्यास और लोकार्पण भी करने जा रहे हैं। भूमि आवंटन पत्र भी सौंपेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। साथ साथ में 97 उद्यमियों को 102 प्लॉटों का आवंटन यहां पर करते हुए नजर आएंगे। 900 करोड़ के निवेश का प्रशस्त होगा मार्ग और गीडा में प्लास्टिक पाइप फैक्ट्री का उद्घाटन करेंगे योगी आदित्यनाथ। हम लोगों ने पहले कहा है कि कानून प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा प्रदान करेगा, लेकिन राह चलती हुई किसी बेटी के साथ अगर किसी ने छेड़छाड़ करके उसकी सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य करे किया, तो अगले चौराहे पर उस ओहदे का इंतजार यमराज कर रहा होगा। उसको फिर यमराज के यहां भेजने से कोई रोक नहीं पाएगा। और इसलिए भाइयों बहनों, आज के इस अवसर पर एक और जहां हमें सुरक्षा का बेहतरीन वातावरण देना होगा, कानून संरक्षण के लिए है। और इसी बीच बड़ी जानकारी है निपाह वायरस से जुड़ी हुई। इस पर बोले हैं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मांडविया। उन्होंने कहा कि निपाह वायरस से निपटने के लिए हम तैयार हैं। जांच के लिए तुरंत केंद्र ने एक टीम को भेज दिया है। केरल में निपाह वायरस के लगातार कई मामले सामने आ रहे हैं। इसको लेकर ये साफ तौर पर स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से कहा गया कि हम तैयार हैं इस वायरस से निपटने के लिए। केरला में निपाह वायरस के कई केस पाए गए। केरला में तुरंत ही उसकी जांच करने के लिए भारत सरकार की ओर से टीम भेजी गई। BSL 3 लैब को भी वहाँ हमने पहुँचा दिया है। एक बस के अंदर तैयार की हुई विश्व की सबसे पहली BSL 3 लैब आज केरला में टेस्टिंग के लिए सहयोगी हो रही है। एक्सपर्ट टीम वहाँ तैनात है और आने वाले कोई भी स्थिति को निपटाने के लिए हमने हर संभव तैयारी की है। और आगे बढ़ेंगे, महाराष्ट्र से ये एक जानकारी है। राजनीतिक संकट से जुड़े हुए पार्टी चिन्ह का विवाद का मामला। उद्धव ठाकरे की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज करेगा सुनवाई। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ करेगी सुनवाई। याचिका में चुनाव आयोग के फैसले को दी गई है चुनौती। ये बड़ी जानकारी है। सीजेआई की अध्यक्षता वाली पीठ इस मामले में सुनवाई करेगी। महाराष्ट्र राजनीतिक संकट से जुड़े हुए पार्टी चिन्ह विवाद का ये पूरा मामला है। और इस बीच राजस्थान से एक खबर। राजस्थान में भारी बारिश का तांडव देखने को मिल रहा है। राजस्थान में भारी बारिश की वजह से 5 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है। वहीं 6 जिलों में अति भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग के द्वारा जारी कर दी गई है। बांसवाड़ा के माही डैम के सभी 16 गेट खोल दिए गए हैं, जिसकी वजह से सिटी के अंदर, जिले के अंदर पानी आ गया है। अब डूंगरपुर का बेड़ेश्वर धाम टापू बन गया है। जालोर की और सांचौर की बात करें तो वहां स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। कई गांवों का संपर्क दूसरे इलाकों से पूरी तरीके से कट गया है। रोड मार्ग यातायात पूरी तरीके से प्रभावित है। और देखिए तस्वीरें भी आप देखिए किस तरीके से आम जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त नजर आ रहा है।
और इसी बीच अब एक बार फिर से हम अखबार के पन्ने कुछ पलटेंगे, कुछ और अहम जानकारियां जो कि अखबारों में दी गई है। दैनिक जागरण मेरे पास इस वक्त है और दैनिक जागरण की अगर हेडलाइन की बात करें, पारंपरिक कारीगरों को मिलेगा 3 लाख का ऋण। हम बात कर रहे हैं विश्वकर्मा योजना की। इसके तहत कुछ बड़े ऐलान हुए हैं। पहला बड़ा ऐलान तो यही है कि बिना गारंटी के 3 लाख रुपए तक का लोन मिल सकेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अपने जन्मदिन के मौके पर 13,000 करोड़ की पीएम विश्वकर्मा योजना का कल शुभारंभ किया है। इसमें 5% की ब्याज दर पर लोन मिल सकेगा। पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को इससे लाभ मिलेगा। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि जिसे कोई नहीं पूछता उसका सेवक बनकर ये आया है गरीब का बेटा मोदी। उन्होंने आगे कहा, सभी को सम्मान जीवन देना, सभी को सम्मान देना, सुविधा पहुंचाना, ये मेरी गारंटी है, ये मोदी की गारंटी है। आगे उन्होंने कहा, प्रशिक्षण के दौरान सरकार की तरफ से मिलेगा प्रतिदिन 500 रुपए का भत्ता। बिल्कुल पलक, और विश्वकर्मा योजना से लाखों कारीगरों को काम दिया जाएगा। और इसके तहत आपको ये भी बता दें कि उन्होंने इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर के पहले चरण का यहाँ पर समर्पित किया देश को। एक्सपो केंद्र का नाम यशोभूमि दिया गया और शिल्पकारों को आश्वासन देते हुए पीएम मोदी नजर आए कि 13,000 करोड़ रुपए सरकार उनके ऊपर, काम के ऊपर खर्च करने जा रही है। और साक्षी, अब आगे बढ़ जाते हैं, एक और बड़ी जानकारी हम पहुंचा देते हैं दर्शकों तक। मेट्रो में कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यात्रा की और यात्रा क्यों की? दरअसल कल उनका जन्मदिन था। इस मौके पर एयरपोर्ट मेट्रो के एक्सटेंशन का उद्घाटन करने के लिए पीएम मोदी यहां पर पहुंचे थे। बाकायदा टोकन उन्होंने लिया, मेट्रो में सफर किया। वहां पर जो लोग थे, जो यात्री वहां पर थे, छोटे छोटे बच्चे वहां पर थे। एक लड़की थी जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संस्कृत में जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। इसके अलावा कुछ तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। जो आप आपकी टीवी स्क्रीन पर तस्वीर देख रहे हैं वो तो बेहद खास है ही, जब ये जो लड़की है वो संस्कृत में प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देती नजर आई। लेकिन वहीं दूसरी तरफ छोटे छोटे बच्चों से भी लाड दुलार करते हुए पीएम मोदी यहाँ पर नजर आए। जरा आप सुनिए एक बार। ईश्वरा सदा त्वं च रक्षतु जन्मदिनमिदं अयि प्रिय सखे जन्मदिनमिदं। आपका जन्मदिन है और उसी के उस पर मैं आपके लिए विश संस्कृत में सुनाना। जन्मदिनमिदं अयि प्रिय सखे जन्मदिनमिदं अयि प्रिय सखे शन्तनातु ते सर्वदा मुदं प्रार्थयामहे भवसतायुषी ईश्वरा सदा त्वं च रक्षतु जन्मदिनमिदं अयि प्रिय सखे जन्मदिनमिदं। वहीं एक और खबर आपको बताएंगे। 10 महिला सांसदों ने संसद भवन की यादें शेयर की है। नोट लिखकर पुरानी इमारत को अलविदा उन्होंने कहा। दरअसल आपको बताएं कि 19 सितंबर से नई बिल्डिंग में कामकाज शुरू होगा। कल वहां पर ध्वजारोहण हुआ और ध्वजारोहण के साथ अब जो नई संसद है उसको सरकारी इमारत का दर्जा मिल गया और अब कल यानी कि गणेश चतुर्थी से नई संसद में भी जो काम है वो शुरू हो जाएगा। बिल्कुल पलक, और 19 सितंबर का इंतजार है, महज कुछ घंटे ही बचे हैं। आप देखिए, और इसी बात को, यादों को लेकर जिसका जिक्र हम कर रहे हैं कि याद किया जा रहा है पुराने संसद भवन को, क्योंकि यादें जुड़ी होती हैं और बेहद महत्वपूर्ण ये यात्रा रही और इसके ऊपर चर्चा भी की जानी है। अगर मैं जनसत्ता की बात करूं तो यहाँ पर लिखा है, देश की महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक यात्रा का साक्षी रहा पुराना संसद भवन। और इसमें पूरी कहानी बताई गई है छोटे में कि किस तरीके से पूरी यात्रा रही, किस चीज का ये साक्षी बना। 1947 में देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के ऐतिहासिक नियत के साक्षात्कार भाषण की गूंज सुनाई दी संसद भवन में, पुराने संसद भवन। यहां संविधान सभा की बैठक हुई। इसको 1927 में 18 जनवरी को उद्घाटन किया गया था लॉर्ड इरविन के द्वारा। और लॉर्ड इरविन अपनी गाड़ी में ग्रेट पैलेस पहुंचे थे और फिर उन्होंने सर हर्बर्ट बेकर द्वारा उन्हें सौंपी गई सुनहरी चाबी से काउंसिल हाउस का दरवाजा खोला था। तो ये आज का दिन, वो दिन जब सब उस दिन को याद कर रहे हैं जब इसका उद्घाटन किया गया था, क्योंकि 19 सितंबर आ गई है और अब नए संसद भवन की बारी है, नए तरीके से शुरुआत होगी। बिल्कुल साक्षी, लेकिन विशेष सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। आज से शुरू होने जा रहा है संसद का स्पेशल सेशन। ऑल पार्टी मीटिंग में विपक्ष बोला महिला आरक्षण विधेयक लाए। उम्मीद है ये सहमति से पास होगा। तो कल ये बैठक बुलाई गई थी और इसमें क्या कुछ एजेंडा रहने वाला है उस पर चर्चा की गई। लेकिन इस दौरान पूरी संभावना है कि सत्र के दौरान इसको लेकर हंगामे के पूरे आसार है। विशेष सत्र के पहले जो सर्वदलीय बैठक बुलाई गई उसमें
विपक्ष बोला है कि महिला आरक्षण विधेयक आप जरूर लाएं और इस पर हंगामे के भी पूरे आसार हो सकते हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि पहले 4 बिल ऐसे थे जिन पर चर्चा होनी है, लेकिन बाद में 4 और बिल जोड़ दिए गए, तो कुल मिलाकर अब 8 ऐसे बिल हैं जो कि पेश होंगे। बिल्कुल पलक, और अगर हिंदुस्तान अखबार की बात की जाए तो सर्वदलीय बैठक का क्योंकि हम जिक्र कर रहे हैं, तो सर्वदलीय बैठक में महिला आरक्षण विधेयक पर जोर दिया गया, जैसा कि पलक आपको बता रही थी। अब इसमें 5 दिवसीय विशेष सत्र सोमवार से शुरू होने जा रहा है, यानी कि आज से। इससे पहले रविवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी। बैठक में विपक्ष की ओर से महिला आरक्षण विधेयक पेश करने की मांग उठी और अब आज जो सत्र शुरू हो रहा है उसके हंगामेदार रहने के आसार भी यहां पर जता दिए गए हैं। बैठक में सरकार की ओर से विपक्षी दलों को अवगत कराया गया कि 19 सितंबर को गणेश चतुर्थी के दिन संसद को नए भवन में स्थानांतरित कर दिया जाएगा, जबकि सोमवार को पहले दिन की कार्रवाई पुराने भवन में ही चलती हुई नजर आएगी और इस बात को भी यहां पर दिखाया गया। पलक, बिल्कुल, अब साक्षी आगे बढ़ जाएंगे, एक और बड़ी हम खबर दर्शकों तक पहुंचा देंगे। सीडब्ल्यूसी में खड़गे का संदेश, पार्टी एकजुट रहे। कल जो बैठक हुई, लेकिन इस दौरान इस बैठक में तेलंगाना पर खास तौर पर नजरें रही। इसमें एक छोटी सी कॉलम में इस खास बात का जिक्र यहां पर किया गया है। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इस दौरान कहा कि उनका सपना है कि तेलंगाना में उनकी पार्टी की सरकार हो। उन्होंने 6 गारंटियों की भी घोषणा की। हालांकि इस दौरान राहुल गांधी ने जमकर निशाना भी साधा बीजेपी पर। उन्होंने कहा बीजेपी की जरूरत पर मदद बीआरएस ने की है। तेलंगाना चुनाव को लेकर कांग्रेस ने जनता से कुछ 6 वायदे भी किए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार बनने पर महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए की मदद मिलेगी, 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने की गारंटी की गई है और साथ में बीआरएस पर राहुल गांधी यहां पर निशाना साधते हुए साक्षी नजर भी आए। पलक, एक तरीके से कांग्रेस यहां पर कर्नाटक वाला फॉर्मूला अपनाते हुए नजर आ रही है, क्योंकि कर्नाटक में भी इसी तरीके से कांग्रेस ने गारंटी दी थी और उस गारंटी के बाद में कांग्रेस विजयी रही थी और वो सोच रहे हैं कि अब तेलंगाना में भी यही फॉर्मूला अगर हम अपनाते हैं, जिसमें आपने बताया कि महालक्ष्मी गारंटी शामिल है, रायतू भरोसा गारंटी शामिल है, बाकायदा दैनिक भास्कर में प्रमुखता के साथ में इस खबर को दिखाया गया है, गृह ज्योति गारंटी शामिल है, चयुति गारंटी शामिल है, युवा विकास गारंटी शामिल है और इंदिरम्मा इंदु गारंटी भी इसमें शामिल है। वहीं इसका विरोध भी होता हुआ नजर आया। आपको यह भी बता दें कि किस तरीके से यहां अखबार में यह भी खबर दिखाई गई, सीडब्ल्यूसी की बैठक में दिल्ली व पंजाब के नेताओं ने आम आदमी पार्टी से गठबंधन पर खुलकर विरोध जताया। अब उनका यह कहना है, अजय माकन और प्रताप सिंह बाजवा ने कहा कि जिन राज्यों में कांग्रेस और भाजपा के बीच में सीधी लड़ाई है, वहां प्रचार करके भाजपा को आप सीधी मदद क्यों पहुंचा रहे हैं, ऐसे सवाल भी उठ रहे हैं, जो कि सीधे तौर पर यह भी दिखाता है कि एक कोऑर्डिनेशन बनता हुआ नहीं दिख रहा है। बिल्कुल साक्षी, आगे बढ़ेंगे। हैदराबाद से ये बड़ी जानकारी है। हैदराबाद में सियासी हल्लाबोल, वोट बैंक की वजह से मुक्ति दिवस नहीं मनाते, अमित शाह की तरफ से यह कहा गया। सरदार पटेल की वजह से हैदराबाद देश में मिला। बीआरएस बीजेपी रिश्तेदार समिति बन गई है, ये राहुल गांधी की तरफ से निशाना साधा गया। तेलंगाना में विकास का रोल मॉडल है, ये केसीआर की तरफ से कहा गया। बिल्कुल, और साथ साथ में रजाकर पाक गए ओवैसी का ये बयान सामने आया है और अब वोट बैंक की वजह से मुक्ति दिवस नहीं मनाते हैं, अमित शाह ने ये निशाना साधा। और इसी के साथ अब आपको ये भी बता दें कि 17 सितंबर 1948 वो तारीख जब भारतीय सेना से जंग के बाद में हैदराबाद के निजाम मीर उस्मान अली खान ने सरेंडर कर दिया था। इस मौके पर तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और भारत राष्ट्र समिति ने अपने अपने तरीके से जश्न मनाया। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। बीजेपी ने हैदराबाद मुक्ति दिवस को मनाया बाकायदा, आप देख रहे हैं तस्वीरें। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कार्यक्रम में मौजूद रहे। कांग्रेस ने इसे मर्जर डे का नाम दिया और बीआरएस ने राष्ट्रीय एकता दिवस कहा। आज जबकि ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने इस दिन को कौमी एकता का दिवस बताया। इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। संघर्ष में पैरामिलिट्री फोर्सेस के परिवारजनों और तेलंगाना के प्यारे भाइयों बहनों, आप सभी को तेलंगाना मुक्ति दिन की मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं और बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। सबसे पहले मैं यहां हैदराबाद मुक्ति संघर्ष में लाखों जनता ने जो हिस्सा लिया, वो वीर नागरिकों को प्रणाम करना चाहता हूं। मैं कोई झिझक के बगैर कहना चाहता हूं कि महापुरुष, लोह पुरुष सरदार पटेल न होते
तो देखिए, क्या आम आदमी पार्टी कांग्रेस के बीच में बात बनेगी, ये बड़ा सवाल उठता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि पंजाब के नेताओं ने आम आदमी पार्टी से गठबंधन का सीधे तौर पर विरोध कर दिया है। आम आदमी पार्टी से समझौता करने को तैयार नहीं है कांग्रेस नेता, और आम आदमी पार्टी पर बीजेपी की मदद करने का अब आरोप लग रहा है। इसी बात का जिक्र पलक हम अभी कर रहे थे, किस तरीके से अखबारों में भी इस खबर को तरजीह दी गई है कि विरोध होता हुआ नजर आ रहा है, जो कि सीधे तौर पर यह दर्शाता है कि हो सकता है नेता एक हो जाए, लेकिन जो उनके अंडर जो पार्टी अध्यक्ष है वो एक होने की कोशिश करें, लेकिन जो नेता, जो टीम है, वो जब तक एक नहीं होगी, कैसे जमीनी मुद्दे सुलझते हुए नजर आएंगे। यहां पर अखबारों में भी प्रमुखता के साथ में दिखाया गया है कि सीडब्ल्यूसी की बैठक जो कल हुई, उस बैठक में दिल्ली और पंजाब के नेताओं ने आपसे गठबंधन, यानी कि आम आदमी पार्टी जो इंडिया में शामिल हो गई है गठबंधन में, उस पर खुलकर विरोध जताया। अब आगे क्या कुछ होगा, ये देखने वाली बात महत्वपूर्ण होगी। पलक, आप बिल्कुल अब आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी जानकारी हम देंगे। शिवसेना के नाम और निशान पर विधायकों पर भी आज मामले में सुनवाई होने वाली है। शिंदे और उद्धव गुट के बीच में जो जारी विवाद है, उस पर ये 2 याचिकाएं हैं। एक याचिका शिंदे गुट की को पार्टी का नाम और सिंबल से जुड़ी हुई है, और दूसरी जो याचिका है वो शिंदे गुट के 16 विधायकों की अयोग्यता से जुड़ी हुई है। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़, इसके अलावा जेबी पारदीवाला, मनोज मिश्रा की बेंच इसमें पूरे मामले में सुनवाई करने वाली है। बिल्कुल पलक, अब मामला कोर्ट तक पहुंचना है। देखने वाली बात यह होगी कि आगे क्या कुछ निष्कर्ष इस पूरे मामले में, समाधान इस मामले में निकल कर आता है, क्योंकि पार्टी चिन्ह को लेकर जो लड़ाई है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब शिवसेना के नाम और निशान और विधायकों पर सुनवाई होगी। शिंदे और उद्धव गुट के बीच में जारी ये विवाद है, काफी लंबे समय से विवाद चल रहा है, जब से दोनों गुट के बीच में जो बंटवारा हुआ वो हुआ। और इस बीच में आपको ये भी बता दें कि अब मामला कोर्ट में है,